स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री का न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर 13 जिसका नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस चैप्टर का सबसे पहला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पे है। यह प्रश्न जो है वो दांडी यात्रा से संबंधित है। देखिए क्या है, दांडी यात्रा पर एक नोट लिखिए या फिर दांडी यात्रा का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो दांडी यात्रा जो है वो नमक कानून से संबंधित थी। ठीक है, तो दांडी यात्रा में सबसे पहला पॉइंट बनेगा कि नमक को ही क्यों चुना गया। ठीक है, गांधी जी नमक के बनाने पर एकाधिकार को समाप्त करने के लिए उन्होंने नमक का मुद्दा चुना था। ठीक है, क्योंकि यह एक प्राकृतिक देन है, इस पर प्रत्येक व्यक्ति का हक है और यह भारतीयों के घरों का मसाला है जिस पर ब्रिटिशों ने एकाधिकार कर रखा था। इसको समाप्त करने के लिए दांडी यात्रा इस नमक को ही चुना गया था। ठीक है, फिर दांडी यात्रा की शुरुआत कैसे हुई। 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने साबरमती में स्थित आश्रम से समुद्र की ओर निकले और उन्होंने चलना शुरू किया, तभी से दांडी यात्रा शुरू हो गई। ठीक है, दांडी यात्रा के दौरान उन्होंने जो भाषण दिए हैं उसका क्या प्रभाव पड़ा है वो देखिए। दांडी यात्रा के दौरान गांधी जी ने समय समय पर कई जगह पर भाषण भी दिए जिनमें उन्होंने कहा कि सभी वर्ग एक हो जाएं, समाज में उपस्थित स्वर्ण वर्ग यानी कि जो अमीर लोग हैं वो गरीब लोगों की सेवा करें, अछूतों की सेवा में लग जाएं। भाषण का प्रभाव गांधी जी के द्वारा दिए गए लोग जो थे, ठीक है, उन पर जादुई असर पड़ा और बहुत सारे लोग इस यात्रा में शामिल होते गए। लास्ट पॉइंट, सफलता और गिरफ्तारी। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी तट पर पहुंचकर नमक बनाकर कानून को तोड़ दिया और 1924 की तरह इस बार भी गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस यात्रा की अमेरिकी मैगजीन टाइम्स ने प्रशंसा की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गांधी जी मशहूर हो गए। ठीक है, तो दांडी यात्रा में नमक को ही मेन मुद्दा क्यों चुना गया, इसका शुरुआत कैसे हुई दांडी यात्रा की, क्या क्या भाषण दिए, उसका प्रभाव क्या पड़ा और सफलता एवं गिरफ्तारी के बारे में। आई होप दांडी यात्रा क्या थी आपको समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। महात्मा गांधी को जानने के क्या स्रोत हैं, यानी कि महात्मा गांधी के इतिहास को पुनरीक्षित करने के लिए हमारे पास क्या क्या स्रोत हैं। ठीक है, सबसे पहला स्रोत है आत्मकथाएं। आत्मकथाएं उस अतीत का ब्यौरा देते हैं जो समृद्ध होता है, यानी कि अतीत में जो अधिक प्रसिद्ध होता है उसके बारे में अतीत में बताता है। ठीक है, जो आत्मकथाएं होती हैं वो बताती हैं। यह कथाएं स्मृति के आधार पर लिखी जाती है जिनसे पता चलता है कि लिखने वाले को क्या याद रहा एवं क्या महत्वपूर्ण लगा, तथा हमें पढ़ते समय ये याद रखना चाहिए कि लेखक ने उस आत्मकथा में क्या नहीं लिखा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है निजी लेखन एवं भाषण। हरिजन अखबार में गांधी जी उन पत्रों को शामिल करते थे जिनमें लोगों से उन्हें मिलते थे, तथा भाषण से भी गांधी जी के बारे में हमें पता चलता है, यानी कि हरिजन अखबार से और उनके द्वारा जो भाषण दिए गए थे जो हमें मिलते हैं डायरियों में, ठीक है, उपन्यासों में, उनसे हमें गांधी जी के बारे में पता चलता है। तीसरा पॉइंट है विभिन्न समाचार पत्र। अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं में छपने वाले जो अखबार हैं, अखबार भी राष्ट्रीय आंदोलन का एक स्रोत थे, तथा ये अखबार गांधी जी के प्रत्येक गतिविधियों पर नज़र रखते थे, उसके बारे में लिखते थे। तो इन अंग्रेजी भाषा और अन्य भाषाओं में छपने वाले जो अखबार हैं उनसे उनके बारे में जानकर उनको पढ़कर हम गांधी जी के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है सरकारी रिकॉर्ड। औपनिवेशिक शासक ऐसे तत्वों पर सदा ही कड़ी नजर रखा करते थे जिन्हें वे अपने विरुद्ध मानते थे, तथा पुलिस रिपोर्टों में भी हमें गांधी जी के संदर्भ में जानकारियां प्राप्त हो सकती है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। तो गांधी जी को जानने के जो स्रोत हैं आई होप समझ में आया होगा। पहला आत्मकथा है, दूसरा है निजी लेखन या भाषण, और तीसरा विभिन्न समाचार पत्र, और चौथा है सरकारी रिकॉर्ड। आई होप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 2। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 8 मार्क्स में ये पूछा जाना है। देखिए क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन सही मायनों में एक जन आंदोलन था, स्पष्ट कीजिए कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये शुरू कैसे हुआ था। क्रिप्स मिशन के सफल ना होने के बाद गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा और सबसे बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला किया। ठीक है, क्रिप्स मिशन असफल हुआ, उसके बाद गांधी जी ने सोचा कि अब ब्रिटिशों के खिलाफ एक सबसे बड़ा और तीसरा आंदोलन छेड़ने का फैसला ले लिया जाए। ठीक है,
अगस्त 1942 में शुरू हुए इस आंदोलन को भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में। जैसे ही इस आंदोलन को शुरू किया गांधी जी ने, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन देश भर में जो युवा कार्यकर्ता थे वो हड़तालों पर चले गए, तोड़फोड़ करते रहे, यानी कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहे। कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी सदस्य सबसे ज़्यादा सक्रिय थे इस आंदोलन के दौरान। ठीक है, पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर जैसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर दी गई इस दौरान। ठीक है, अंग्रेजों ने आंदोलन के प्रति सख्त रवैया अपनाया, फिर भी इस विद्रोह को दबाने में साल भर का समय लग गया था। ठीक है, छठा पॉइंट है, इसमें लाखों आम हिंदुस्तानी शामिल थे, यानी कि इस आंदोलन में लाखों की संख्या में आम हिंदुस्तानी शामिल थे। और इस आंदोलन में युवाओं ने कॉलेज छोड़कर हड़ताल पर चले गए। ठीक है, भूख हड़तालें की, इवन उन्होंने यहाँ तक कि जेल का रास्ता भी अपनाया। जिस समय कांग्रेस के नेता जेल में थे, उसी समय जिन्ना तथा मुस्लिम लीग के अन्य नेताओं ने अपना प्रभाव फैलाने की कोशिश की, जो कि असफल रहा। ठीक है, 8 जून 1944 8वां पॉइंट है, जून 1944 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति की ओर था, तभी गांधी जी को रिहा कर दिया गया, और गांधी जी ने रिहा होने के पश्चात ही हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रयास किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन में लाखों आम हिंदुस्तानी शामिल थे। युवा कार्यकर्ताओं ने कॉलेज छोड़कर जेल का रास्ता अपनाया, वकीलों ने अपने पद से अपने इस्तीफे दे दिया, अध्यापकों ने अपने पद से इस्तीफे दे दिए। ठीक है, जो मजदूर थे वो भी हड़तालों पर चले गए, वो भी इस आंदोलन में शामिल हुए गए थे। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन सही मायनों में एक जन आंदोलन था, उपरोक्त वर्णित कथनों से पता चलता है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का वर्णन कीजिए। ठीक है, प्रश्न बनेगा असहयोग आंदोलन का वर्णन कीजिए 8 मार्क्स में। या फिर इस तरह से पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन के शुरू होने के क्या कारण थे, इस आंदोलन के दौरान क्या क्या गतिविधियां घटी थीं, और इस आंदोलन का क्या परिणाम निकले एवं इसे समाप्त करने के क्या कारण थे। तो असहयोग आंदोलन का वर्णन कीजिए। अगर सिंपल ये प्रश्न पूछा जाए तो आपको ये चारों प्रश्नों का आंसर देना है, अलग अलग पूछा जाएगा तो आपको चारों का देना ही देना है। तो सबसे पहले तो एक छोटी सी भूमिका लिखेंगे। ठीक है, छोटी सी भूमिका इस तरह से, असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन था, जिसमें समाज के सभी वर्गों ने हिस्सा लिया एवं इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों के शासन की नींव हिल गई। तो सबसे पहले तो असहयोग आंदोलन के शुरू करने के क्या कारण थे। तो 1920 में कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस आंदोलन को शुरू किया, जिसके कई कारण थे। सबसे पहला कारण था रॉलेट एक्ट। सबसे पहला कारण रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के द्वारा अंग्रेजों के द्वारा एक कानून पारित किया गया था, रॉलेट एक्ट, कि अंग्रेजी पुलिस कर्मियों को यह अधिकार दिया गया कि उन्हें यदि किसी भारतीय पर अपराध करने का शक है तो उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल सकती है, और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जेल में 2 साल तक रखा जा सकता है, और उसे उच्च न्यायालय में या फिर न्यायालय में अपील करने तथा वकील करने का भी अधिकार नहीं होगा। इसलिए पुलिसकर्मी और जो आम नागरिक थे वो इस रॉलेट एक्ट कानून की वजह से काफ़ी नाराज हुए थे। ठीक है, दूसरा पॉइंट है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, दूसरा पॉइंट है जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में स्थित जलियांवाला बाग में बैसाखी का त्यौहार लोग मना रहे थे। उसी त्यौहार के दौरान ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर अपने लगभग 200 सैनिकों के साथ आया उसी स्थान पर, और उसने यह आरोप लगाया कि यहाँ पर देशद्रोही मौजूद हैं, जिसकी वजह से अंग्रेजी हुकूमत और महिलाओं को खतरा है। वह जैसे ही उसने ये कहा वैसे ही वहाँ पर अंधाधुंध गोलीबारी उसने शुरू करवा दी, जिसमें लगभग 1000 लोग से भी ज़्यादा जनता मारी गई, और जनरल डायर इस स्थिति को लेकर इंग्लैंड का हीरो बन गया था। ठीक है, इसकी वजह से लोगों में आक्रोश भरा हुआ था। तीसरा पॉइंट है सैनिकों की नाराजगी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश अधिकारियों ने भारतीय सैनिकों से ये कहा था कि आप हमारी मदद कीजिए इस युद्ध में, अगर हम ये जीत जाएंगे तो हम आपको आपकी तनख्वाह बढ़ा देंगे। ठीक है, आपको आपके पद को ऊपर कर देंगे। लेकिन युद्ध के पश्चात ब्रिटिश अपने उस वादे से मुकर गए, जिसकी वजह से सैनिकों में काफ़ी गुस्सा भड़क गया। ठीक है,
फोर्थ पॉइंट है हैजे की बीमारी के प्रति उदासीनता। 1920 के दशक में भारत में हैजे की बीमारी काफ़ी तेज़ी से फैली, जिसने कई भारतीयों को अपनी चपेट में ले लिया। लेकिन मौजूदा ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस बीमारी से निपटने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। इससे क्या हुआ, इस प्रकार अधिकतर लोग हैजे की बीमारी के प्रति सरकार की उदासीनता को देखकर काफ़ी गुस्सा हुए। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन के शुरू होने के ये 4 कारण थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। पहला रॉलेट एक्ट, दूसरा है जलियांवाला बाग हत्याकांड, तीसरा है सैनिकों की नाराजगी और चौथा है हैजे की बीमारी के प्रति सरकार की उदासीनता। अब बात करते हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान क्या क्या गतिविधियां हुई। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे शिक्षित वर्ग के बारे में। वकीलों ने वकालत करने से मना कर दिया, अध्यापकों ने अपने पदों से इस्तीफे दे दिए, विद्यार्थियों ने स्कूल जाने से मना कर दिया और वे इस आंदोलन में शामिल हो गए। यानी कि असहयोग आंदोलन में शिक्षित वर्ग भी शामिल हुआ था। ठीक है, फिर है मजदूर वर्ग। कई कस्बों और नगरों के श्रमिक हड़ताल पर चले गए। कई सरकारी और आंकड़ों के अनुसार ये पता चलता है कि 1921 में लगभग ये आंकड़ा जो गलत है, ये है 396। कितना आंकड़ा है? लगभग 396 हड़तालें उस दौरान हुई थी। ठीक है, अगला देखिए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। भारतीयों के द्वारा विदेशी कपड़ों आदि की होली जलाएगी बहिष्कार किया गया। इसके परिणामस्वरूप विदेशी माल के आयात में भारी कमी आई थी। फोर्थ है धरना प्रदर्शन। महिलाओं के द्वारा शराब की दुकानों के सामने शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया गया था। यानी कि इसमें अंग्रेजों के खिलाफ बहुत मजदूर वर्ग, महिला वर्ग, शिक्षित वर्ग सभी शामिल थे। तो ये असहयोग आंदोलन के दौरान कुछ गतिविधियां हुई थी। अगला कि असहयोग आंदोलन के क्या क्या परिणाम निकले। ठीक है, असहयोग आंदोलन का क्या क्या परिणाम निकला देखिए। सबसे पहला है गांधी जी की एक जन नेता के रूप में उदय हुआ। गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन, सबसे पहले इन्होंने कई बड़े आंदोलन चलाए, लेकिन ये जो आंदोलन था वो एक राष्ट्रवादी ना होकर एक क्षेत्रवादी आंदोलन था। लेकिन असहयोग आंदोलन एक राष्ट्र, देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है गांधी जी के द्वारा अभी तक जो आंदोलन चलाए गए थे उनकी बजाय असहयोग आंदोलन एक ऐसा राष्ट्रव्यापी आंदोलन था जिसकी वजह से, इसकी सफलता की वजह से गांधी जी को राष्ट्रवादी नेता के रूप में प्रसिद्ध कर दिया गया था। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे परिभाषा लिखी है आप इससे भूल जाइए, आप इतना याद रखिए कि गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन एक ऐसा राष्ट्रव्यापी आंदोलन था जिसकी सफलता के परिणाम स्वरूप गांधी जी राष्ट्रवादी नेता के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे। ठीक है, अगला पॉइंट है स्वराज पार्टी का गठन। 1922 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास एक गर्मपंथी के रूप में उभरे। इन्होंने अपनी एक अलग पार्टी निर्माण किया जिसका नाम था स्वराज पार्टी। ठीक है, फिर है कांग्रेस का सामाजिक आधार व्यापक होना। ऐसे आंदोलन की सफलता के कारण, असहयोग आंदोलन की सफलता के कारण कांग्रेस जो थी वो पहले से और ज़्यादा मजबूत हो गई। इसकी कई शाखाएं गांव-गांव में खोली गईं। इसमें उद्योगपति और शिक्षित वर्ग भी शामिल होने लगा। इस कारणवश कांग्रेस का सामाजिक जनाधार अति व्यापक होता चला गया। तो ये थे असहयोग आंदोलन के परिणाम। गांधी जी का एक जननेता के रूप में उदय, स्वराज पार्टी का गठन हुआ और कांग्रेस का सामाजिक जनाधार अति व्यापक हो गया। फिर आएगा पॉइंट 4, असहयोग आंदोलन का समाप्ति का क्या कारण था। यानी कि असहयोग आंदोलन समाप्त गांधी जी के क्यों कर दिया गया। ठीक है, तो देखिए महात्मा गांधी ने आंदोलन को शुरू करने से पहले ये कहा था कि यह आंदोलन पूर्णतः अहिंसात्मक रहेगा, यानी कि शांतिपूर्वक रहेगा, कोई हत्या नहीं की जाएगी। लेकिन इस आंदोलन के दौरान 1922 में चोरा चोरी नामक पुलिस थाने में लगभग 22 पुलिस वालों की हत्या कर दी गई जो कि गांधी जी के विचारों के खिलाफ थी। इसलिए गांधी जी ने इस आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया था। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन की समाप्ति का क्या कारण था? चोरा चोरी घटना। आई होप आपको क्वेश्चन 4 समझ में आ गया होगा कि 1922 का जो असहयोग आंदोलन था उसके क्या परिणाम निकले थे, आंदोलन क्यों शुरू किया गया, उसके दौरान क्या गतिविधियां हुई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है एंड मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद,
वंदे मातरम।